अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। और हम दोनों भाई आ गए हैं वासे हबीब और सैयद फैज़ान बाकर। और जी हाँ, बहुत सारे लोग बताते हैं खुद कि यार ये फैज़ान भाई वही शर्ट पहने हुए हैं जो इंसानियत की खिदमत में काम आ रही है। हमारे लोग हमारा पाकिस्तान के नाम से ये प्लेटफॉर्म है। और आज स्टोरीज़ पर बात करेंगे, थोड़ा सा मुख्तलिफ करेंगे। एक स्टोरी तो आई है करंट के, टॉम मूडी जो हैं और ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर थे और अब दौरे हाजिर के एक बड़े ज़बरदस्त और अच्छे कोच समझे जाते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की कोचिंग करते हैं आईपीएल में। और उसके अलावा जो है लाइमलाइट में भी रहते हैं और बड़ा मुतासिर होते हैं लोग जो इनके अंडर में काम करते हैं। अपने नाम की तरह मूडी भी है क्योंकि एक बयान है उनका। मैं उसे पूरी तौर पर गलत नहीं कहता, लेकिन आई थिंक वो जो हम बात करते हैं ना प्री मैच्योर स्टेटमेंट की हमेशा से, तो वो प्री मैच्योर स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों की तरह एक जबरदस्त किस्म का कोच भी दे गया, जिसमें उसने जिसे हम कहते हैं डुअल मीनिंग जिन बातों की होती है कि यार अगर आप लोग कहते हैं कि विराट कोहली अच्छा प्लेयर है तो आप बाबर आजम को बैटिंग करते हुए देखें। वासे भाई यहाँ मैं आपको थोड़ा होल्ड करना चाहूँगा। मतलब ये बात आम दिग्गज, जिसको हम आम आवाम कहते हैं, कॉमन मैन, उसको समझने के लिए मुश्किल हो जाएगी। ये जुमला जो उन्होंने कहा कि विराट कोहली को अगर आप पसंद करते तो बाबर आजम को देखें, अगर इस जुमले को आप यूँ कहते थे कि बाबर आजम को अगर आप पसंद करते तो विराट कोहली को देखें तो शायद बेहतर होता। अच्छा चले, बहरहाल इतना ज़्यादा हाई रेट कर देना टॉम मूडी की तरफ से बाबर आजम को, ये अच्छा साइन है नौजवान के लिए कि उसका हौसला बढ़ेगा। और एक बड़े ज़बरदस्त क्वालिफाइड किस्म के कोच ने ये स्टेटमेंट दिया है। लेकिन मैं बस बहुत एहतराम के साथ उनकी बात से भाई इसलिए सहमत नहीं हूँ कि अभी बहुत टाइम, इत्तेफाक से जो हमारी लास्ट वीडियो है उसमें हमने यही बात की थी कि भाई अभी टाइम लगेगा। अगर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी देखते हैं तो उमर अकमल बाबर आजम से बेहतर स्ट्रोक प्लेयर था। उसने खुद को नहीं बनाया, बिल्कुल भी नहीं बनाया। बाबर आजम जितनी भी उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो उसमें अच्छा खेलता है, प्लीजिंग लगता है आइस को, क्योंकि वो टेम्परामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उमर अकमल से बेहतर है। उसका टेम्परामेंट बड़ा सही है और वो मोहब्बत करता है बैटिंग से, वो खड़ा रहना चाहता है विकेट पर तवील दौरानिए के लिए। लेकिन विराट कोहली जो है ना वो एक ऐसी सोच का नाम है जिसने अपने करियर को स्टार्ट किया, फिर उसने ये देखा कि मैं 70 करता हूँ तो मेरे पैरों में जान नहीं रहती और उसके बाद मुझे वो डाइट प्लान यूज करना चाहिए कि जो प्रोटीन डाइट जो मुझे थकाए नहीं, कम से कम थकाए। तो बहरहाल वो स्टोरी हमारी सिमिलर हो जाएगी। मैंने इत्तेफाक से लास्ट वीडियो में ही कंपैरिजन किया है। टॉम मूडी साहब ने जो कहा ना उस पर बस इतना ही है कि प्री मैच्योर लगा, थोड़ा सा प्री मैच्योर है। अभी 1-2 साल देख लेते, अल्लाह उनको भी जिंदगी देता टॉम मूडी साहब को, 1-2 साल आप देख लेते फिर ये स्टेटमेंट देते। बाकी कबल वक्त है बिल्कुल। देखिए टॉम मूडी साहब, आपने कह दिया कि आप भी इस दुनिया में, इस क्रिकेट की एरा में बड़े कोच और एक्स ऑलराउंडर भी रहे ऑस्ट्रेलिया से। यकीनन आपने हो सकता है हौसला अफजाई में या किसी मोहब्बतन कह दिया हो, ठीक है, बाबर आजम को भी बड़ा प्लेयर सब समझते हैं और है। हाँ। मगर एज कम्पेयर टू, जैसे हमने लास्ट बात की कि एज कम्पेयर टू विराट कोहली, जो इसके सरकमस्टांसेस हैं, जिस एरा में इसने क्रिकेट खेली है और जिस तरीके की इसकी इनिंग्स मौजूद है, वो डिफरेंस है बाबर आजम और उसके दरमियान का बड़ा वाज़ेह फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। चले बस मेन आते हैं। अब देखें ऑफ द फील्ड क्रिकेट पर तो बड़ी बात हुई, अब जरा डिस्कस करते हैं कि ऑन द फील्ड कोरोना से छुटकारा पा जाने के बाद ऑन दी फील्ड जो है वो क्रिकेट की सरगर्मियां किस तरह बहाल होंगी। तो 6 मगोइयाँ की जा रही हैं, 2-3 डिफरेंट प्लान्स हैं जिस पर आलमी क्रिकेट में काम हो रहा है। एक ये प्लान है कि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाकर सीरीज खेलेगी और वर्ल्ड T20 को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा फरवरी के तक, कि शायद फरवरी में उसका इनेकाद मुमकिन हो। फिर PSL का क्या होगा? फिर जी हाँ, ये बड़ा एक नई PSL का, पुरानी का भी नहीं, हाँ नई वाली का देखना होगा ना। अभी तो इस पर बहुत सारी बातें आएंगी। हमने भी प्री मैच्योर बात कर दी है कि फिर रोड़ा अटकेगा पाकिस्तान सुपर लीग में तो फिर आवाजें बुलंद होंगी कि यार PSL की विंडो में आप वर्ल्ड कप क्यों करा रहे हैं, अगर IPL नहीं हुआ तो उसमें हमारा क्या कसूर है। तो ये बातें भी होंगी, आगे होंगी, हमने पहले से करना शुरू कर दी है। जिस तरह से सितंबर तक तो बहुत मुश्किल लगता है एशिया कप के लिए कोई विंडो और एशिया कप जैसे इवेंट के लिए कोई आप जो है ना मौका क्रिएट कर सके। और उसमें भी एक सजेशन है कि एशिया कप को रोककर IPL का इनेकाद करा लिया जाए, सिंगल लीग पर ही चाहे करा लिया जाए, विमेंस T20 वर्ल्ड कप के पैटर्न पर ही करा लिया जाए। तो मुझे अब उसके भी चांसेस ऑलमोस्ट जो है ना वो मदम पड़ गए, क्योंकि लग नहीं रहा कि विद इन अ मंथ
इस पोजीशन में आ पाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड भी जो है वो 2 वेन्यूज पर टेस्ट सीरीज कराने की वो मतलब सलाह थी, और उस पर मैं समझ रहा हूँ काम हो रहा है पसे पर्दा के होटल भी उन्हीं जो है वेन्यूज के अंदर ही मौजूद है, तो कोई अंदर से बाहर नहीं आएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने हिमाकत करार दिया है कि यार अगर वर्ल्ड T20 जैसा इवेंट बगैर क्राउड के होता है तो इससे अच्छा वो ना हो, चाहे वो अगले 1 साल ना हो। तो आपकी क्या राय है इस हवाले से? नहीं, देखिए ये जरूर है कि क्राउड प्लर क्रिकेट होती है T20, क्राउड के बगैर T20 क्रिकेट का खासतौर पर मजा नहीं है। मगर हालात को देखते हुए आप एक बड़े मेगा इवेंट को टीवी पे तो देख सकते हैं, कम से कम ना होने से टीवी पे होना बेहतर है। आप ग्राउंड में न जाकर देखें, मगर आवाम उसी इवेंट को अपने टीवी पे देख सकती है स्क्रीन पर। तो इस बात को देखना है कि आगे जो फिर सीरीजेज हैं और दीगर इवेंट्स हैं जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं 2021-22 के इवेंट, तो उनका भी शेड्यूल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी इस एशिया कप के ऊपर मसाइल हैं, ये एशिया कप होना है, IPL के इशूज़ हैं, IPL का वेन्यू चेंज होने में बातें हो रही थी, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर जारी T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान की सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाली सीरीज है, तो इस तरीके वर्ल्ड कप का ना होना भी मैं समझता हूँ इतना मायूसी है। सही कहा आपने, दुरुस्त फरमाया। अच्छा बाकर भाई, मैं आपसे ये जरूर कहूंगा और तमाम व्यूअर्स से कि देखें, ये बात नहीं है कि भाई किसी को खुश करने के लिए कोई बात करनी है, लेकिन यार IPL का ना होना ये जो इस क्रिकेटिंग विंडो में अनफॉर्चुनेट साइन है, एक बहुत बड़ा लॉस लगता है मुझे, क्योंकि IPL में हमने बताया कि क्रिकेट परवान चढ़ती है, बहुत ज़्यादा उसमें मार्केटिंग ब्रांडिंग के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, हर फ्रेंचाइज के साथ उसकी जर्नल प्रमोशन होती है, फिर मैचेस की प्रमोशन होती है, ऑब्वियसली यार पैसे इन्वॉल्व होते हैं, राइट जो तरीकाकार है उसका, उसमें से पैसे इन्वॉल्व होते हैं, प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं, प्लेयर्स ग्रो करते हैं, प्लेयर्स ग्रो करते हैं तो ये खेल ग्रो करता है, ये खेल ग्रो करता है तो फिर ये बोर्ड्स ग्रो करते हैं, BCCI ग्रो करता है तो एशियन ब्लॉक ग्रो करता है, लाइक PSL अभी शुरू हुआ है, छोटे स्ट्रक्चर पर है, छोटा अमाउंट इन्वॉल्व होता है उसमें, और बहुत ज़्यादा बेज़ाब्तियों की भी शिकायत आ जाती हैं। तो बात यह है कि अगर कल को IPL में BCCI को लॉस होता है किसी सतह का, कि तो जो लॉस ICC को है, तो वो लॉस ICC को है, बिल्कुल। तो आई थिंक कि ICC का भी ये रोल होना चाहिए यहाँ पर कि किसी ना किसी तरह IPL का कोई छोटा टूर्नामेंट किसी विंडो में क्रिएट कर इस लॉस को या इस मार्जिन को जो है वो किसी हद तक कम किया जाए। ये बहुत लंबा है ना, देखें अगर आपको थोड़ा, अगर उस मुल्क में हालात बेहतर नहीं है तो आप न्यूट्रल वेन्यू, जैसे पहले भी सजेशन जा रही थी दुबई अबू धाबी की, सजेशन हो रही थी, 2 दिन में खबरें आई हैं कि 2-3 दिन में जो है वो भारत में आई थिंक केसेस बढ़े हैं, और अभी हमारे लोग सारे इस वीडियो पर कमेंट्स करके हमें और लेटेस्ट अपडेट फराम कर देंगे सारे तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है न्यूट्रल वेन्यू का, जहां IPL देखिए क्रिकेट होनी चाहिए, फिर वही बात कि आवाम नहीं होगी, आवाम होगी, ग्राउंड खाली होंगे, बनिस्बत उस पर के इवेंट ही ना हो। पहले ही मायूसी, कोरोना, क्वारंटाइन, इन मामला, बीमारी हालात, उसने भी बहुत ज्यादा इंसान को ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया है। इस पर कम से कम टीवी पे कुछ देखने को तो मिल जाएगा, आवाम के पास एक टाइम अपना पास करने के लिए एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट क्रिकेट की होगी, चाहे वो एशिया कप की सूरत में हो, चाहे IPL की सूरत में हो, चाहे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की सूरत में हो। इससे क्या होगा कि आवाम को कम से कम क्रिकेट देखने का मौका तो मिलेगा, ग्राउंड में न जाकर सही टीवी पे तो मिलेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं लास्ट में उसी स्टोरी को, क्योंकि हमने कहा है कि हमें वो नहीं चाहिए कि हम हबड़ दबड़ करें, किसी के कपड़े फाड़ें, जो कुछ चल रहा है उससे आपको अवेयर कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। देखिए, अताउर रहमान के इल्ज़ाम पर पिछले प्रोग्राम में बात हो गई, इल्ज़ाम क्या था वो तो कहते हैं कि ले आओ, अब तो उन्होंने ये कह दिया मैं हल्फ ले लूँगा, और उसके बाद जो है अताउर रहमान के अलावा आमिर सुहेल कहकर चुप हो गए कि आइंदा में कभी ये बातें मैंने कर दी कि उन्होंने 3 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को नहीं जितवाए, इसका उन्हें सदारती इनाम मिला है। बहुत बड़ी लाइन है ये, और वो ये कहकर चुप भी हो गए कि आइंदा में कभी फिक्सिंग के इशू पे अब बात नहीं करूंगा, अनटिल और अनलेस के जब तक वसीम अकरम या दीगर लोग जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो सामने नहीं आते। अता भाई का और वसीम भाई आमिर सुहेल का स्टेटमेंट एक जैसी लाइन हो गई। हाँ यार, अताउर रहमान ने भी ये बात कही कि वसीम अकरम मेरे सामने बिठाया था। डाउटफुल बात, असल में हर कोई वसीम अकरम को टारगेट कर रहा है, तो आई थिंक वसीम अकरम ने किसी की भैंस तो नहीं चुराई। इसका मतलब है कि सब ये समझते हैं कि मेरे करियर को दागदार बनाने में या ख़त्म करने में कहीं ना कहीं हाथ है। और सलीम मलिक साहब का जो मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा था, तो वो बात ये थी कि प्रतीक ने हमारी उस वीडियो के नीचे ही मेंशन कर दिया था, ज़रा अब आप भी देख लीजिएगा और आप सारे फैंस भी ज़रा देख लें कि सलीम मलिक जो है वो, जो एक आदमी 60-70% से ज़्यादा मैचेस जीता हो, ODI में भी उसका अच्छा रिकॉर्ड है, टेस्ट मैचेस में भी जो उसने कप्तानी की है वहाँ भी उसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है,
तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उस पर आप फिक्सर का टैग लगाते हैं। आकिब जावेद मैदान में आए, ये नई कहानी थी। उन्होंने कहा कि मुझे धमकियां मिली कि तुम्हें जो है छोटे छोटे टुकड़े बोटियां कर देंगे तुम्हारी। आकिब जावेद को धमकियां मिली माजी में। आकिब जावेद का करियर प्रोलॉन्ग क्यों नहीं हुआ? आकिब जावेद ने भी इसी वजह से, क्योंकि वो फिक्सिंग के खिलाफ हल्की आवाज उठा रहे थे। भाई ये वीडियो शायद लोग जब देखेंगे तो इस बात को दूसरा दिन हो जाएगा। जी हम तो रात को बना रहे हैं और कल शायद ये चलेगी, तो ये परसों की बात है। ये गौरतलब बात है। आकिब जावेद भी कूद पड़े मैदान में कि मैं तो फिक्सिंग के अल्फाज जो हैं बड़े देखें टुकड़े टुकड़े हो जाना, मतलब डायरेक्ट किसी की हर इंसान बात फिक्सिंग के खिलाफ कर रहा है और सपोर्ट में सलीम मलिक की खड़ा हो रहा है। आई थिंक कि क्या उस वक्त के प्लेयर जो किसी ना किसी अफाम और तफहीम की वजह से मसले थे वो चुप हो गए थे, अब उन्हें ये समझ आ रहा है कि गलत आदमी को सजा दे दी गई, जबकि जो अच्छे असल किरदार थे तो वो बहुत अच्छे बनकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अलामती पोस्टों पर भी आ जाते हैं या पसे पर्दा रहकर पीसीबी को डिक्टेशन भी देते हैं, ठीक-ठाक कमा भी लेते हैं और बड़ी बड़ी कंपनी में उनको और कुछ लोगों की राय यकीनन वो पब्लिश नहीं हुई है। वो कहते हैं कि मौजूदा बोर्ड के एक अहम और बहुत बड़ी, कहते हैं ना कि सीट पर विराजमान, यानी कि एक बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए जमे हुए इंसान का बहुत ज्यादा हाथ है, जो ये फिक्सिंग का पेंडोरा बॉक्स दोबारा से खुला है पाकिस्तान क्रिकेट में। नाउ इट्स अप टू पीसीबी। अच्छा, मतलब एक एक बयान के बाद वासिफ भाई, ये बड़ी गौरतलब बात, एक एक बयान देने के बाद सब चुप क्यों? अगर बात में इतनी सच्चाई, इतनी डेप्थ और इतनी सदाकत अगर है तो आरिफ अली खान अब्बासी ने एक बात की, खामोश, फिर गायब है। सरफराज नवाज साहब ने एक बात की, फिर गायब है। मैं खालिद महमूद साहब ने एक बात की, फिर गायब है। और ये सब वो लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़े अहम ओहदों पे फाइज रहे हैं। इसी तरह आमिर सुहेल ने कह दिया कि मैं दोबारा जब तक नहीं आऊंगा जब तक मुझे सामने वसीम अकरम में लोगों को नहीं बिठाया जाएगा। ठीक है, सलीम मलिक साहब ने शुरू में जो बात की, इनके स्टार्ट ही उनसे हुआ, फिर उसके बाद वो भी अब उस तरीके से लाइमलाइट पर नहीं है, पीछे होकर हो सकता काम कर रहे हो, मगर अताउर रहमान साहब हैं सामने आए, इन्हें अब जो नए शख्स सामने हैं वो आकिब जावेद की सूरत में है। और राशिद लतीफ जो स्टांस ले रहे हैं कि वो हुकूमत में पास कराना चाह रहे हैं बिल, अब पास कराना, कानून बनाना है, सब लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, मैं किसी की, हम यहाँ बैठकर कोई गलत बात नहीं करते और हमारा तो सब हमारे प्लेयर्स हैं जो अच्छा है बिल्कुल। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ ये हुई कि अताउर रहमान ने आखिर में आमिर सुहेल जो कि इतनी बड़ी आवाज बुलंद कर गए वसीम अकरम के लिए, फिक्सिंग के लिए, उन पर और राशिद लतीफ साहब पर भी थोड़ी सा टॉन्ट किया उन्होंने एंड में कि ये लोग पहले कहते थे इन्होंने अपनी कप्तानियों में वसीम अकरम को क्यों खिला लिया। यार हमारा क्या कल्चर नहीं पता अताउर रहमान साहब को? माजरत के साथ लास्ट वीडियो में कह भी चुका आपने कप्तान पावरफुल नहीं होता। कप्तान पावरफुल कब होता है मेरे भाई? ये सरफराज ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, मैं मुंह से वो वर्ड नहीं निकालना चाहता क्योंकि पाकिस्तान का प्लेयर है, उसे क्या बना के रखा हुआ था इन्होंने कि वो कप्तान है और पीएसएल के एडवर्टाइजमेंट में वो मौजूद नहीं होता था। यहाँ ये तो हाल है यार आपकी क्रिकेट का, उसे किस तरह से कप्तानी से सैक किया है। चले आज के वीडियो को यहीं से टर्न अराउंड करते हैं, हमारा असल टॉपिक है, टाइटल भी यही डालूंगा। असल टॉपिक ये है, पाकिस्तान सरफराज की कप्तानी में नंबर 1 पर अरसा दराज से विराजमान था, उसके हटते ही नंबर 4 पर कैसे आ गया? क्या कर लिया इन्होंने उसको हटा के? ऑस्ट्रेलिया में कौन सी कामयाबी के झंडे या डंडे गाड़ दिए इन्होंने? आप कैसी बातें कर रहे हैं वहां से भाई? अरे वो डंडे जैसा मोहम्मद इरफान ले गए, ओवर में उसने 30-30 रन दे दिए, गड़वा दिया उसको, उसका मुआहदा कराया भाई बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। तो भाई इंसाफ के तकाजों की बात मैं कहता हूँ, पीछे से क्या कर रहे हो? अभी कौन सा इंसाफ हो रहा है आपकी क्रिकेट में? मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है सरफराज अहमद, लेकिन एक इंसान को इतना मार्जिन दो। मैं आप लोगों को आज मिसाल देता हूं, बाबर आजम क्लास एक्ट नजर आता था सबको, वो इनिशियली टेस्ट क्रिकेट में फ्लॉप हुआ, बुरी तरह फ्लॉप हुआ, टेस्ट मैचेस में फ्लॉप हुआ, लेकिन आपने उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई कर रखा था, तो आपने उसके टैलेंट के नाम पर उसे मौके दिया। अगर सरफराज 2-4 सीरीज में बाकर भाई नहीं काम कर रहा था, हाँ बताएं। आपकी बात सो आने दुरुस्त है, मगर इसको समझेगा कौन? यही तो मसला है इस आवाम का और इस बोर्ड के चलाने वाले लोगों का, कि जो प्लेयर नो डाउट वनडे T20 में उसकी क्लास को सबने देख लिया, उसके टैलेंट को सबने तलाश कर लिया, टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, मगर यही प्लेयर सरफराज की बात रखें, एक और नाम है जिसको अगर आप सामने रखते हो टेस्ट में 4-5 में परफॉर्म न करता, वो आपको अगली दफा किसी क्रिकेट में नजर भी ना आता, मगर बाबर आजम नजर आ रहा है। असद की बात कर रहे हैं आप? तो
असद शफीक का नंबर डिस्टर्ब कर दिया, जो आपका मोस्ट सेटल्ड प्लेयर था। वनडे में भी पूरी परफॉर्मेंस नहीं थी, मगर आपने और उसको वनडे गिराया में तो नहीं। आपने उसे कभी सेटल ही नहीं होने दिया ना कि यार ये यहाँ पर आके अटक जाएगा, गले की हड्डी बन जाएगा। असद शफीक आपका मतलब एक ऐसा प्लेयर था कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा था वो टेस्ट क्रिकेट में। हमेशा जब भी परफॉर्म करता था नजर आता था, गोरे तारीफ करने पर मजबूर हो गए थे कि यार ये क्वालिटी प्लेयर है, ये टेल एंडर्स के साथ भी बैटिंग करना जानता है, इसके पास शॉट्स भी हैं, ये डरता भी नहीं है, अग्रेसिव भी आता है, विकेट पर स्टे भी करता है। जितनी लैक ऑफ परफॉर्मेंस असद की अगर रही है, जो लोग उस पर बात करते हैं, तो उतनी ही परफॉर्मेंस आप निकालेगा उसी ईयर के स्टार्टिंग में अजहर अली की भी रही है। अजहर अली की तो भी उससे बहुत खराब थी। और अजहर अली जब वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि यार मैं पहले तो ऊपर खेलूंगा फिर मैं नीचे आ जाऊंगा। बाबर आजम के लिए यहां से कहलवा दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि यार बाबर आजम को अच्छा खेलता है, नंबर 4 कराओ। अब असद शफीक जो है वो सेटल कहाँ हो, बड़ी सीरीज थी, अब उसका वक्त था, तो उसे आप नंबर 4 पे लाते। आपने उसे फिर आहिस्ता आहिस्ता धकेला 5 पर 6 पर, इसलिए कि अब आपका अगला टारगेट असद शफीक है। आपने उसको नाइब कप्तानी देकर पहले एजाज में रखा कि यार तुम अगले कप्तान हो सकते हो। ऑल ऑफ द सडन अजहर अली को, हमें अजहर भाई से कोई इख्तिलाफ नहीं है, अजहर अली अच्छी क्रिकेट खेलते हैं अपना शराफत से, लेकिन जब से वापस आए हैं तब से उनकी कारकर्दगी में वो बात नहीं है कि जिस पर उन्हें कप्तान बना दिया जाता। या तो उनका कमबैक करवा कर 3 से 4 मैचेस में जांच कर ली जाती, उनको परख लिया जाता, तो देन आप किसी फैसले पर पहुंचते। आई थिंक ये सारे उजलत में जल्दी में किए गए फैसले हैं जो पेड बैक करेंगे आपको। एक बार कोरोना के मसाइल खत्म हो तो क्रिकेट के मसाइल ये ऑफ द फील्ड जो है ना, इससे ज्यादा ऑन द फील्ड आएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम में वो गट्स हैं। देखें, एक अपनी इनर फीलिंग होती है, मैं गलत भी हो सकता हूं तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, मेरी एक इनर फीलिंग है व्हाट आई हैव सीन सो फार कि वो कप्तानी कैसी कर रहा है। तो मुझे बात ये लगती है कि बाबर आजम की बैटिंग कहीं ना कहीं उसकी कप्तानी को डिस्टर्ब करेगी, और जब वो कप्तानी में ऑल आउट जाना शुरू करेगा तो फिर उसकी बैटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बात यह है कि दोनों तरफ आप एक अच्छा प्लेयर, एक ऐसा नामवर प्लेयर कि जिसकी मिसालें विराट कोहली, तो जो रूट इस तरह से दी जा रही हैं, तो आप फिर एक बार पाकिस्तान में एक फ्लॉप स्टोरी ना बनाने की तरफ जाएं कि जिस बंदे की शायद वनडे क्रिकेट में 9-10 सेंचुरियां हो गई हैं 72 समथिंग मैचेस में। तो बात यह कि वो इतनी तेजी से, इतनी रैपिडली वो ओडीआई क्रिकेट में परफॉर्म करता है। अब टेस्ट मैचेस में भी उसने पकड़ लिया है, पीछे आ रहा है, रन्स करने लगा है। तो भाई हम ये नहीं कह रहे, बायसनेस नहीं है, आपने सरफराज के बुक क्राइटेरिया आपने उस लड़के को बना दिया जो आपका सबसे अच्छा प्लेयर था। आपने एक बार फिर वही गलती कर दी कि 92 के वर्ल्ड कप के बाद जावेद भाई को टीम दी। वसीम और वकार ये जानते थे कि हम सुपरमैन है, इस वक्त पूरी दुनिया में हमसे अच्छा रिवर्स स्विंग गेंद बनाता कोई नहीं है, रफ कोई नहीं करता, समझ जाए। बाकी तो ये है कि हमसे अच्छा रिवर्स स्विंग कोई नहीं करता, हमसे ज्यादा तेज कोई नहीं है, हम बहुत खतरनाक पेयर इन टेंडम है। दोनों के दिमाग आसमान पर चढ़ गए और उसके बाद दोनों में लग गई कि मैं कप्तान बनूंगा, मैं कप्तान बनूंगा। 93 की वो ट्राई नेशन सीरीज है, बहुत से लोग छोटी एज के, यकीन जानिए मैं उस वक्त बहुत ही छोटा था, लेकिन मेरे यहाँ पर नक्श हैं, यूं लाइनें थी जिसके एक मैच में आसिम मुस्तफा ने स्टीव वॉ को छक्का मारकर मैच को टाई किया था। वो सीरीज अगर आपको ऑनलाइन मिले ना नेट पर, तो पाकिस्तान के सारे मैचेस देख डालिए। एक मैच में तो फिल सिमेंस ने रिकॉर्ड बॉलिंग की है अपनी, वो जो ऑलराउंडर था, वो तो जिसको मारते थे सब, उसने कुछ 4-5 आउट कर दिए थे 10 ओवर में 8 रन देके। इनके 10 ओवर में 8 रन या 9 रन दिए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, या बहुत होंगे तो शायद एक चौका लगा था उसे, 13 दिए होंगे। तो ये तो हमारा पुराना काम रहा है। बात ये 93 में ऐसी साजिश हुई कि गिरा दो सबको, उसके बाद कप्तान एक बना फिर दूसरा बना, तो आप इस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट को पीछे ले गए। अगर मैं ये सब याद करता हूं तो बिलीव मी और नॉट, मुझे कोई हमदर्दी नहीं है, मैं किसी के सच का पैरोकार नहीं हूं कि कौन सच बोल रहा है, ना मैं ये फैसला करने वाला हूं, लेकिन मुझे जो है ना बहुत डाउट होता है कि जो आमिर सुहेल कह रहे हैं दूरअंदेशी, तो यार मुझे अब लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ सदाकत है कि कहीं किसी ने ये टास्क तो नहीं दे रखा था कि वसीम अकरम जो है वो मेक श्योर करें कि पाकिस्तान आने वाला कोई वर्ल्ड कप ना जीते। तो यार ये बड़ी डेंजरस साइन है, मतलब ये क्राइम है अगर ये साबित हो जाए। अच्छा, मैं परेशान इस बात पर हूँ, वसीम अकरम हमेशा की तरह के खामोश बैठेंगे। अब ये किसकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई टेलीविजन पर आके, ही तो इल्जाम लगा रहे हैं ना आप एक अपने ग्रेट बॉलर पे, ऑल टाइम फेवरेट ग्रेट बॉलर है वो दुनिया का, लेफ्ट आर्म बेस्ट लेफ्ट आर्मर द वर्ल्ड क्रिकेट हैव,
तो उसमें उस पर जब इतना बड़ा इल्जाम लग जाता है तो क्या उसका फर्ज नहीं है कि वो इनके खिलाफ कोई एक्शन ले, कोई नोटिस कराए इन लोगों को कि तुम लोग अब क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? क्या ये खतरा है कि जब वो गड़े मुर्दे उखड़ेंगे तो फिर हर इंसान सहारा लेने के लिए, जो पब्लिश ऑलरेडी हुई हुई जस्टिस कय्यूम साहब की रिपोर्ट है उसका सहारा लेकर दिखाएगा कि भाई ये बातें थी आपके खिलाफ, आप क्रिकेट में आ कैसे गए? तो ये अब आप मुझे बताएं या आप लोग भी फैसला करें। के साथ के लोग भी आ गए और वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त एक कहते और वो सभी खामोश हैं। इफेक्टेड एक होता है वो माफिया जो फिक्सिंग माफिया। मुझे लगता है कि जो क्रिकेट जिनकी इफेक्ट हो गई ना इस फिक्सिंग के इल्जामात से, वो सब कहीं ना कहीं से इधर हेयर एंड देयर आकर जो है ना वो सब एक हो गए और इज्तिमाई तौर पर जो है ना वो वसीम अकरम को ढूंढ रहे हैं। फिर सरफराज नवाज जो कि बिग सैफ आपको पता है सोने पे सुहागा कर चुके हैं, उन्होंने कहा जब तक इसको सजा नहीं होती तो जब तक क्रिकेट में सही कोई बेहतरी आई नहीं सकती। मैं एक बात बताऊं, बहुत खतरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है। मरहूम अब्दुल कादिर साहब अगर हयात होते तो वो भी ये बात करते जरूर। हाँ वो की तो थी उन्होंने, हमने तो प्रोग्राम किया था उन पर। तो वो अभी अगर हयात होते तो इस मुद्दे पर वो बड़ी गहरी और अच्छी बात करते। गहरी बात। ये मैं आपको बता दूं कि वो बड़े ब्लंट क्लियर क्रिस्टल पर्सन थे। उनकी बेबाकी की बात में, सच्चाई में इतनी थी कि वो किसी बात को कहते हुए ना सोचते थे ना वो सच बात कहना जानते थे। तो ये चीज़ है। देखें लोग जो भी कह रहे हैं, जितने भी क्रिकेटर्स ने कहा, उन्होंने यकीनन माजी में कुछ ना कुछ ऐसा भांपा है, ऐसा देखा है, ऐसा समझा है। तो कहा ठीक है बिल्कुल कि बहुत सौ का प्रूफ नहीं होता, बहुत सारी बातें मेरे उनके दरमियान हैं, उसका प्रूफ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बात हुई नहीं है। बात तो हुई है, तभी तो बात का पतंगड़ है। बात का पतंगड़ तो बिना बात के नहीं उड़ता। डोरी में पतंग होती है तो पतंग उड़ती है, तो डोर भी है पतंग भी है। समझ आकिब जावेद की बात पर मैं बड़ा हैरान हूँ कि उन्होंने भी लबकुशाई की। उन्होंने कहा कि मुझे तो छोटी छोटी बोटियां होने की धमकी मिली कि भाई तो अब ये देखें जब आकिब जावेद कहते हैं कि मेरा भी काम जो है इसलिए जल्दी उतार दिया गया आलमी क्रिकेट से क्योंकि मैं फिक्सिंग के खिलाफ बोलने लगा था। तो अब यह है कि आकिब जावेद भी आ गए, आमिर सुहेल भी आ गए, अताउर रहमान भी आ गए, सलीम मलिक कहते हैं कि भाई मैंने किया क्या है, मेरा तो रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। उसे फिर एक दो ही रह गए लग रहा है। फिर एक दो ही रह गए, मतलब वही रह गए जो साफ और शफाफ हैं। चले बाकर भाई, जिंदगी ने वफा की तो लोगों से फिर मिलेंगे। ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए, आपकी मोहब्बतें प्यार चाहते मिल रही हैं। और यार गयास आपका आखिरी नाम है, फाइक आपने मुझसे कहा था कि फाइक गयास मैं आपका नाम लूँ, मैंने आपका नाम ले दिया। बाकी भाइयों का भी लेते रहते हैं। जिंदगी ने वफा की, फिर मिलेंगे आपसे और अगले प्रोग्राम में बात करते हैं जरा। और इन्हीं चीज़ों का बहुत फॉलोअप चल रहा है। और ज़रा फिर आपको बताएंगे कि वो जो अबूजर सलमान नियाजी साहब आए, शोएब अख्तर के वकील, और तफज्जुल रिजवी, उस पर क्या डेवलपमेंट होती है देखते हैं जरा। उस पर भी कोई नई बात डेवलपमेंट तो अंदरूनी खाना बहुत कुछ हो रही है। जी हाँ, अंदर ही अंदर गुरु मंदिर तो चल रहा है। हाँ। लेकिन देखते हैं कि फिर मजीद क्या होता है। जब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देखते रहिए इसी तरह और मुस्कुराते रहिए।